हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जे डेली टेस्ट 15 के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। इस टेस्ट में पहला क्वेश्चन काइनेमेटिक्स और रोटेशनल डायनेमिक्स से है। दूसरा क्वेश्चन कास्केडेड कार्नोट इंजन है, इसका मतलब यह हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से है। तीसरा क्वेश्चन भी हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से है, सेम कैस्केडेड कार्नोट इंजन दूसरा क्वेश्चन। और चौथा क्वेश्चन भी सेम कैस्केडेड कार्नोट इंजन है, यहाँ पर फिर कोई दूसरा क्वेश्चन तैयार किया गया है। और लास्ट क्वेश्चन यह वर्क एनर्जी से है प्लस कोलिजन। तो ये 5 क्वेश्चन हैं। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन चलते हैं, पहले देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि एक डिस्क है हमारे पास, ये डिस्क है और ये डिस्क जो है सो पूरा प्योर रोलिंग कर रहा है, मैंने कोई स्लीपिंग नहीं हो रहा है इस हॉरिजॉन्टल प्लेन पर। और 2 केसेस हैं। पहला केस में एक प्योर रोलिंग यहाँ पर भी है, एक इंक्लाइंड प्लेन पर चढ़ता है, ये एंगल थीटा है। यहाँ पर सफिशिएंट फ्रिक्शन है, इतना फ्रिक्शन है कि ये प्योर रोलिंग कर सके। प्योर रोलिंग यहाँ पर है हॉरिजॉन्टल प्लेन पर भी, सरफेस पर भी, और इंक्लाइंड सरफेस पर भी प्योर रोलिंग है फर्स्ट केस में। सेकेंड केस में हॉरिजॉन्टल सरफेस पर तो प्योर रोलिंग है, लेकिन यहाँ पर ये स्मूथ है, फ्रिक्शन नहीं है। और यदि फ्रिक्शन नहीं है तो ये जो रोटेशनल मोशन है इसको ट्रांसलेशन में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। मतलब यहाँ पर ये स्लीप करेगा, ये प्योर रोलिंग मोशन नहीं होगा। प्योर रोलिंग मोशन जो होता है उसमें v = ω/r लिख सकते हैं। देखिए ये जो रोटेशनल मोशन है उसको हम लीनियर मोशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये यहाँ पर होल्ड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर स्लीप कर रहा है। ये प्योर मोशन रोलिंग मोशन नहीं है, प्योर रोलिंग मोशन नहीं है, मतलब मोशन विदाउट स्लीपिंग नहीं है। तो हम ये फार्मूला नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पर जो रोटेशनल मोशन है वो लीनियर में कन्वर्ट नहीं हो रहा है पूरी तरह से। ये स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन है ही नहीं, तो फ्रिक्शन नहीं है तो ये स्मूथ फ्रिक्शनलेस सरफेस पे जैसे यहाँ पर कोई स्पीड होगा, v0 स्पीड से आया, v0 स्पीड से, और ये चलता चला जाएगा, लेकिन हाइट की वजह से इसका स्पीड कम होता जाएगा, एक जगह स्पीड रुक जाएगा। लेकिन स्पीड यहाँ रुक जाए तो रुक जाए, लेकिन ये जो इसका मोशन है रोटेशनल मोशन, उसको रोकने के लिए कोई टॉर्क नहीं लग रहा है। तो ये यहाँ पर टॉर्क नहीं लग रहा है तो ये रोटेट करता ही रहेगा। तो इस जगह पर जहाँ पर इसका ये भी 0 हो गया है, ओमेगा वही रहेगा जो शुरू में था। ओमेगा शुरू में कितना था, यहाँ पर ओमेगा प्योर रोलिंग में है तो v = ω/r लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ओमेगा था v0/r, वही ω0 यहाँ पर भी रहेगा v0/r। तो ये रोटेट कर रहा है लेकिन आगे नहीं बढ़ रहा है। ये बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसे कि कीचड़ में कोई गाड़ी फंस जाती है तो उसका चक्का घूमता रहता है लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाता है क्योंकि उसे सफिशिएंट फ्रिक्शन नहीं मिल रहा है। यहाँ पर फ्रिक्शन बिल्कुल 0 है। तो ये जो रोल कर रहा था, रोटेट कर रहा था, वो रोटेट करता ही रहेगा, लेकिन वो उस रोटेशन को लीनियर मोशन में कन्वर्ट नहीं कर सकता क्योंकि सफिशिएंट फ्रिक्शन नहीं है, यहाँ स्लिप कर रहा है। और ये आगे जो भी बढ़ रहा है वो बढ़ रहा है अपना, इसका जो इनिशियल स्पीड v0 है उसके वजह से, और हाइट की वजह से वो धीरे धीरे घटते घटते 0 हो जाएगा। तो इस पॉइंट पर जहाँ पर वह रुक जाएगा, आगे बढ़ने नहीं बढ़ेगा, वहाँ पर वो आगे नहीं बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर वो रोटेट कर रहा है। और लेकिन इस केस में प्योर रोलिंग में v = ω/r होल्ड करेगा। जैसे भी 0 होगा तो ओमेगा भी 0 हो जाएगा, मतलब इसमें कोई मोशन नहीं है, ये शांति से बैठ गया एकदम। यहाँ रोटेट करते हुए आगे बढ़ रहा था, यहाँ पर रोटेट करते हुए आगे आया और यहाँ रुक गया। बिल्कुल नहीं आगे बढ़ रहा है, नहीं ट्रांसलेशनल मोशन है, आगे बढ़ने वाला मोशन है, और नहीं रोटेशनल है, ओमेगा है, नहीं रोटेट कर रहा है, बिल्कुल शांति से बैठ गया। लेकिन स्मूथ केस में ऐसा नहीं है। स्मूथ केस में यहाँ पर आ गया, अब आगे नहीं बढ़ रहा है, भी 0 हो गया है, लेकिन ये घूम रहा है तब भी, क्योंकि इस घूमने को रोकने के लिए जो टॉर्क चाहिए ऑपोजिट डायरेक्शन में उसको नहीं मिल रहा है। तो इन दोनों केसेस में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, यहाँ पर मान लेते हैं s1 डिस्टेंस ट्रेवल किया इंक्लाइंड प्लेन पर, और यहाँ पर s2 डिस्टेंस ट्रेवल किया। ये दोनों का रेशियो हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो इसको कैसे बनाते हैं, कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी लगा देंगे और कुछ नहीं। यहाँ पर दोनों ही केसेस में कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी लगाएंगे। कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी लगा रहे हैं फर्स्ट केस में,
इधर है फर्स्ट केस हमारा और इधर है सेकंड केस। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे। इनिशियली जो एनर्जी है वो एनर्जी बाद में भी है। इनिशियली कितना एनर्जी है, इसके पास केवल काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन वो भी दो तरह का काइनेटिक एनर्जी है। ये हमारा रेफरेंस है पोटेंशियल एनर्जी के लिए। यहाँ पर इधर यहाँ से जो हाइट है वो पोटेंशियल एनर्जी देगा, लेकिन यहाँ पर हाइट 0 है तो केवल काइनेटिक एनर्जी है। और वो काइनेटिक एनर्जी दो तरह का है, एक ट्रांसलेशनल और एक रोटेशनल। ट्रांसलेशनल और एक रोटेशनल। यहाँ पर पहुँचने के बाद में दोनों में से दोनों खत्म हो गया, कोई ट्रांसलेशनल नहीं है, कोई रोटेशनल नहीं है, लेकिन आ गया तीसरा mgh, पोटेंशियल एनर्जी आ गया। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो लिख ले क्या, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर है, एक बार लिख ही लेते हैं सबको। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल, ट्रांसलेशनल, ये T है ये, और ये पोटेंशियल एनर्जी। ट्रांसलेशनल कितना है, ये दोनों का यदि ऐड करें तो आपको याद रखना चाहिए कि कितना होता है, हाफ mv0 स्क्वायर 1 प्लस I बाय mr स्क्वायर, ये होता है। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये दोनों का सम, और ये तो 0 है। कैसे होता है अभी दिखा देते हैं, लेकिन अब आपको ये पता रखना चाहिए कि जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो होता है हाफ mv स्क्वायर टाइम्स 1 प्लस I बाय mr स्क्वायर। I मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितना है, तो 0 हो गया। फर्स्ट केस की बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल रुक गया है, ना ही रोटेट कर रहा है, नहीं ट्रांसलेट कर रहा है, ये दोनों ही 0 हो गया। और यहाँ पर जो है तो पोटेंशियल एनर्जी है, रेफरेंस ये हमारा है, इसलिए फर्स्ट केस में यहाँ इधर लेफ्ट हैंड साइड में पोटेंशियल एनर्जी 0 था, लेकिन यहाँ पर ये हाइट मान लेते हैं h है, तो ये हो गया mgh। अब ये कैसे आया इसको थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पे बनाते हैं। टोटल जो काइनेटिक एनर्जी है वो होता है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ये कितना है, ये हाफ mv0 स्क्वायर, ये कितना है, ये हाफ I ओमेगा स्क्वायर, और प्योर रोलिंग के लिए v इक्वल टू ओमेगा r वैलिड है, तो यहाँ से ओमेगा के वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे। ओमेगा का वैल्यू हो गया v बाई आर, v स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, और इधर है हाफ mv0 स्क्वायर। कॉमन कर लेते हैं हाफ mv0 स्क्वायर, यहाँ बच गया 1, ये हाफ कॉमन हो गया है, v0 ये v0 रहेगा ना, v0 कॉमन हो गया है, I इधर m कॉमन कर रहे हैं, m यहाँ नहीं है तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके कॉमन कर सकते हैं, और आर स्क्वायर तो नीचे बचा हुआ है। m को बाहर निकालना है तो यहाँ हम ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, m v0 हाफ बाहर निकाल लिए, I टाइम्स 1 डिवाइडेड बाई mr स्क्वायर, ये हो गया, यही हम यहाँ पर लिखे हैं, आपको ये याद रखना सीधे। ठीक है, तो h कितना है, h को आप देख सकते हैं यहाँ से, साइन थीटा इक्वल टू h बाय s1, तो h हो जाएगा s1 साइन थीटा। इधर हो गया हाफ mv0 स्क्वायर 1 प्लस I बाय mr स्क्वायर, हम यहाँ कैपिटल R लिखे हुए हैं और इधर स्मॉल r लिख रहे हैं, ये ठीक नहीं है। mg s1 साइन थीटा, एक इक्वेशन हमारा ये। सेम चीज इधर देखते हैं, इस केस में भी कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी लगा रहे हैं। इनिशियली वही एक्जैक्टली सेम काइनेटिक एनर्जी है, हाफ mv0 स्क्वायर 1 प्लस I बाय mr स्क्वायर, और इधर जो है सेकंड केस में ये अब भी रोटेट कर रहा है लेकिन ट्रांसलेट नहीं कर रहा है, तो हाफ I ओमेगा स्क्वायर है यहाँ पर, और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो है mgh, h प्राइम इसको कहते हैं क्योंकि सेम हाइट नहीं होगा। अब इसको थोड़ा सेपरेट कर लेते हैं, ये हाफ I mv0 स्क्वायर हुआ, और इसको यदि सेपरेट जैसे ही करेंगे हाफ I ओमेगा स्क्वायर, हाफ I ओमेगा स्क्वायर हुआ, और इधर भी है हाफ I ओमेगा स्क्वायर प्लस mg h प्राइम। h प्राइम कितना होगा, ये यदि s2 है तो ये हो जाएगा s2 साइन थीटा, S2 साइन थीटा। ये खत्म,
दोनों जगह सेम है। तो लेफ्ट हैंड साइड में बचा हाफ एम वी स्क्वायर एम वी नॉट स्क्वायर और इधर बचा एम जी S2 साइन थीटा। इक्वेशन नंबर 2। हमें रेशियो चाहिए S1 और S2 का। राइट हैंड साइड में इधर केवल S1 है और उसका सम कोफिशिएंट, यहाँ भी S2 है और सम कोफिशिएंट, एक्चुअली वो दोनों कोफिशिएंट सेम है, तो डिवाइड करने से हमें तुरंत रेशियो मिल जाएगा। तो 1 को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो राइट हैंड साइड वाला पहले लिखते हैं S1/S2, बाकी एम जी साइन थीटा तो दोनों जगह कट गया। और लेफ्ट हैंड साइड वाला इधर लिखते हैं, इधर क्या बचा हाफ एम वी नॉट स्क्वायर 1 प्लस आई बाय एम आर स्क्वायर हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। ये खत्म। तो क्या बचा हमारे पास, रेशियो बचा 1 बाय प्लस आई बाय एम आर स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में आई जो है सो डिस्क है, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर बाय 2। हम हर जगह स्मॉल आर लिखते जा रहे हैं, कैपिटल आर होना चाहिए। और ये बाय एम आर स्क्वायर। यदि ये स्फीयर होता तो यहाँ पर 2/5 लिखते हैं, हॉलो स्फीयर होता तो 2/3 एम आर स्क्वायर लिखते हैं, और उस तरह से ये रेशियो चेंज हो जाता है। तो डिस्क के लिए ये है, ये क्वेश्चन में जो है सो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए देता है। हॉलो स्फीयर, सिलेंडर और डिस्क दोनों सेम है। तो 1 प्लस ये हो गया हाफ, तो हो गया 3/2, तो रेशियो हो गया 3:2। 3:2, ऑप्शन नंबर 4। अब जरा ध्यान से देखिए यहाँ पर ये क्या कह रहा है, रेशियो बता रहा है 3:4। किस केस में वो ज्यादा दूर तक जाएगा। सेम सब कुछ सिचुएशन है, इंक्लाइंड प्लेन्स का एंगल थीटा सेम है, लेकिन फर्स्ट केस में जब फ्रिक्शन है तब ये ज्यादा दूर जा रहा है, 3 मीटर जा रहा है। तो सेकंड केस में जब फ्रिक्शन नहीं है तो 2 मीटर जा रहा है। तो देखिए यहाँ फ्रिक्शन है फिर भी कम दूर जा रहा है, यहाँ फ्रिक्शन नहीं है, यहाँ फ्रिक्शन नहीं है फिर भी कम दूर जा रहा है, यहाँ फ्रिक्शन है तो ये उससे ज़्यादा जा रहा है। और वजह ये है कि इस फ्रिक्शन को यूटिलाइज कर रहा है, रोटेशनल मोशन जो है वो कन्वर्ट कर रहा है इसको लीनियर मोशन में। यहाँ पर वो रोटेशनल मोशन है लेकिन वो कन्वर्ट नहीं कर पा रहा, बस अपना चक्का वहाँ पर घूम रहा है। जैसे कि कीचड़ में गाड़ी फंस जाती है, चक्का घूमता रहता है, ज़्यादा तेल खर्चा हो रहा है लेकिन वो आगे मूव नहीं कर रहा है। वही बात यहाँ पर हो रहा है। ये कम डिस्टेंस जा रहा है, ये कीचड़ में फंसा हुआ है, ज़्यादा घूम रहा है लेकिन वो जा नहीं रहा ज़्यादा। तो ये था क्वेश्चन 71। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक कैस्केडेड कार्नोट इंजन है और उसको कैस्केड किया गया है, सीरीज में है। इसका टेम्परेचर 900 केल्विन, इसका टेम्परेचर 300 केल्विन है और बीच का टेम्परेचर नहीं दिया, उसने T2 T3 बोल दिया। एफिशिएंसी दिया हुआ है 1/3, इसका एफिशिएंसी जो है 1/3 दिया हुआ है और इसका एफिशिएंसी 1/4 दिया है। इसका एफिशिएंसी क्या होगा वो पूछ रहा है। तो इस पूरे का जो पूरे कैस्केडेड कार्नोट इंजन है उसका एफिशिएंसी कितना होगा। हम एक तरीका निकालने का ये है कि हम सीधे लिखें जो फाइनल सोर्स सिंक है उसका टेम्परेचर और जो सोर्स है बिगनिंग में उसका टेम्परेचर लेकर हम जो एफिशिएंसी इसको जस्ट कन्वर्ट कर दे सकते हैं। हम जो है सो इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, ये 900 केल्विन, ये 300 केल्विन का एक इंजन है, इक्विवेलेंट इंजन ये है और इसका एफिशिएंसी यहाँ पर निकाल रहे हैं 1 - 300 by 900, 1 - 1/3 so 2/3, एफिशिएंसी निकल आया 2/3। ये पूरे कॉम्बिनेशन का आया, इक्विवेलेंट कार्नोट इंजन कह सकते हैं, इक्विवेलेंट कार्नोट इंजन। ऐसा इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि इससे जो हीट आ रहा है कुछ काम किया और कुछ हीट इसमें जो है बच गया, वो इसको सप्लाई कर दिया। इसने क्या किया, वही हीट इसको सप्लाई किया है Q2, कोई अपना हीट नहीं दिया, नहीं से रखा, और इसने भी कोई काम किया और इसने जो बच गया उसको इधर दे दिया। वो Q3 इसने दे दिया, फिर ना ही उससे Q3 रखा ना ही अपना वाला दिया, इसने W3 काम किया और इधर जो बचा सो दे दिया इधर। तो इसलिए हम इसको ऐसा समझ सकते हैं, यह अकेला इक्विवेलेंट का इंजन है और इसका वैल्यू इतना होगा। लेकिन यदि हम ईटा का वैल्यू
बाकी के टर्म में निकालें तो वो आता है जिसका डेरिवेशन भाई हम आपको नहीं दिखाएंगे, कभी और दिखाएंगे कहीं किसी और वीडियो में। वो होता है सम ओवर सिग्मा आई। यदि 3 इंजन है तो तीनों का सम, 4 इंजन है तो चारों का सम। ये पहला टर्म प्लस है तो दूसरा टर्म माइनस आएगा। आपकी पेयर ले लेंगे, पहले सिंगल टर्म तब डबल टर्म, फिर प्लस अल्टरनेट प्लस माइनस, ट्रिपल टर्म, ट्रिपलेट जो है एन आई जे एन के। और यदि होता तो उसको भी ले लेता माइनस करके एन आई एन जे एन के एन एल ऐसे प्लस, और होता तो और भी देते चले जाते। अभी हमारे पास कितना इंजन है? 3 इंजन है तो 3 टर्म तक जाना है, 1 2 3 यहीं तक जाना है। इसको हटा देते हैं, ये नहीं चाहिए अभी क्योंकि ये मिलेगा नहीं, 4 का पेयर कैसे मिलेगा, तो यहीं तक हमारा चलेगा। अब जो है सो ईटा हमें पता है 2/3 है, ईटा 1 ईटा 2 ईटा 3 ये तीनों का सम है, तीनों को ऐड करना है। यहाँ पर क्या करना है? पेयर को ऐड करना है, ईटा 1 ईटा 2 ईटा 2 ईटा 3 यही 3 पेयर बनेंगे, प्लस ये तीनों का एक ट्रिपलेट बनेगा, ईटा 1 ईटा 2 ईटा 3। ये है वैल्यू 2 का दिया है, तीसरा आप आराम से निकाल सकते हैं। ईटा 1 का वैल्यू कितना दिया है? 1 3 एंड 1/4, 1 3 1/4 और ईटा 3 हमें पता करना है, 1 3 1/4 1/4 ईटा 3 1 3 और ये जो हो गया तीनों को ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ईटा 3/12 ये कितना आया? 7/12 प्लस ईटा 3। ये कितना आया? ये आया 1/12 माइनस 7 ईटा 3/12 और ये आया प्लस ईटा 3/12। ये दोनों टर्म मिलकर बन गया कितना? 6/12 और ये दोनों टर्म मिलकर बन गया कितना? तीनों टर्म मिलकर बन गया कितना? ये ईटा 3 है और इधर है ईटा 3 लिखे, ये दोनों मिलकर कितना हो गया? ये हो गया -6/12 ईटा 3, 1 - 7 -6/12 इतना है। तो ये हो गया हाफ, ये हो गया ईटा 3, ये हाफ हो गया और ये हो गया हाफ टाइम्स ईटा 3। इसको उधर ले चलते हैं, ये 2/3 है तो 2/3 माइनस हाफ और इधर कितना आ गया? 1/2 ईटा 3, 1/6 इक्वल टू ईटा 3/2। तो ईटा 3 कितना आया? 1/3। तो 1/3 वैल्यू हो गया इसका, 1/3 ऑप्शन नंबर 2। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। यदि केवल 2 कार्नोट इंजन हो तो बस आप यहीं पर रुक जाएंगे। 2 के लिए 2 ठो कार्नोट इंजन के लिए क्या होगा? कैस्केड में ईटा जो है सो होगा ईटा 1 प्लस ईटा 2, पहले तो दोनों को ऐड कर लिए, माइनस ये पेयर ईटा 1 ईटा 2। आगे जा सकते हैं क्या? नहीं जाना है आगे क्योंकि यहाँ पर एक ही पेयर बनेगा और ट्रिपलेट तो बनेगा नहीं। 2 इंजन हमारे पास है, एक इंजन ये इंजन 1 इंजन 2 और ये टेम्परेचर है, तो उसके लिए हम ये फार्मूला यूज करेंगे। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर सेम क्वेश्चन जैसा ही है, कास्केडेड 3 इंजन हैं, टेम्परेचर T1 T2 T3 T4 दिया हुआ है और इस केस में क्या बोल रहा है कि इसका जो एफिशिएंसी है ईटा 1 ईटा 2 ईटा 3 और इसने वर्क डन किया W1 W2 W3 ऐसे है। इसने वर्क डन के बारे में नहीं बोला लेकिन ठीक है, कुछ तो काम किया होगा। क्वेश्चन में यह दिया है कि तीनों का एफिशिएंसी सेम है, इसका एफिशिएंसी सेम है, तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इसमें से? देखिए प्रोडक्ट बताया है T2 T3 का और T1 T4 का, कौन सही है इसमें से? तो देखिए यहाँ पे ईटा 1 जो है कितना होता है? 1 माइनस T2/T1। ईटा 2 कितना होता है? 1 माइनस T3/T2।
और ईटा 3 कितना होता है 1 माइनस T4 बाय T1 T3। अब इसमें जो तीनों जो है इससे हम 3 कंडीशन निकाल सकते हैं। पहला कंडीशन है ईटा 1 इजकल टू ईटा 2, ईटा 2 इजकल टू ईटा 3, ईटा 3 इजकल टू ईटा 1। ये तीनों से हम 3 इक्वेशन निकाल सकते हैं और उन तीनों इक्वेशन से हमें ये सारे रिलेशन पता चलेंगे। ईटा 1 का मतलब यहाँ से देख लीजिए क्या है 1 माइनस T2 बाय T1, T2 बाय T1, ईटा 2 1 माइनस T3 बाय T2, तो ये आ गया T2 बाय T1, T3 बाय T2, इक्वेशन नंबर 1। यहां पर ईटा 2 1 माइनस T3 बाय T2, 1 माइनस T4 बाय T3, 1 चला गया, इधर हमें मिल गया T3 बाय T2 इक्वल टू T4 बाय T3, इक्वेशन नंबर 2। और इक्वेशन नंबर 3 यहां से ईटा 3 1 माइनस T4 बाय T3, 1 माइनस T2 बाय T1, तो हमें मिला T4 बाय T3 इज इक्वल टू T2 बाय T1, इक्वेशन नंबर 3। यही तीनों इक्वेशन से हमें देखना है T2 और T2 टाइम्स T3 का वैल्यू निकालेंगे और T1 टाइम्स T4 का वैल्यू निकालेंगे और देखेंगे कि कितना आता है। तो यहां से देखिए T2 का वैल्यू कितना आया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये आता है T1 टाइम्स T3 स्क्वायर। यहां पर देखिए T3 का वैल्यू कितना आता है, स्क्वायर रूट ओवर T2 टाइम्स T4। यहां से देखिए T1 T4 का वैल्यू कितना आता है, T2 T3। 3 हमारे पास इक्वेशन आ गए। क्या पूछा था हमसे पूछा था T2 टाइम्स T3 का वैल्यू पूछा था, तो ये T2 और T3 इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या आ गया इधर T1 T3, इधर T2 T4, सजा के लिख लें T1 T2 T3 T4, ये आपका आना चाहिए। कौन सा है T1 T2 T3 T4, ये वाली सही हो गया। यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा लगा दिया वरना ये गलत, ये भी सही हो जाता। T1 T4 का क्या इसमें भी कोई सही है क्या, T1 T4 जो है सो T2 T3 के बराबर ही है, तो ये जो वैल्यू है यही T2 T4 भी है, नहीं T1 T4 भी है। तो T1 T4 का वैल्यू यहाँ 3 में बेकार में देके इसको गलत किया है, तो ये भी गलत हो गया। T1 T4 का भी वैल्यू यही होता, तो ये इस तरह से सही हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेम क्वेश्चन, सब कुछ सेम है, कैस्केडेड कार्नोट इंजन है, इसका एफिशिएंसी ईटा 1 ईटा 2 ईटा 3 नहीं लिखा उसने, इसने वर्डन जो किया है वो लिखा है W1 W2 W3। और क्वेश्चन में बोला है कि ये तीनों सेम है, W1 कितना है जो भी है W2 के इक्वल है और वो W3 के इक्वल है। अब ये T2 प्लस T3 यहाँ पर देखिए एक दिया है वो बताना है, या T2 माइनस T3 का जो वैल्यू आएगा वो बताना है, कौन सही होगा इसमें वो पता करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इसने कुछ हिट लिया होगा इससे और कुछ हिट इसको ट्रांसफर कर दिया, थोड़ा सा काम करके जो बचा उसको ट्रांसफर कर दिया। वही Q2 इसने दे दिया, पास कर दिया, Q2 काम किया, W2 काम किया और Q3 इधर सिंक को दे दिया। उस सिंक में जब सोर्स बन गया तो वही Q3 इसने इसको सप्लाई किया, अपना वाला नहीं दिया, और इसने थोड़ा काम किया, जो बचा सो Q4 इधर दे दिया। तो यहां से आप कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी लगाएंगे तो पता चलेगा आपको कि Q1 जो है वही है W1 प्लस W2, तो W1 आपको पता चल गया Q1 माइनस Q2, ये इक्वेशन नंबर 1। यहां से यदि वैसे ही देखेंगे W2 कितना है, Q2 आया था, Q3 रिटर्न हो गया सिंक को, जो बचा वही तो काम किया उसने, और यहां पर जो है सो W3 Q3 आया था और Q4 चला गया। ये 3 इक्वेशन है। अब जो कंडीशन है हमारे पास है फिर पिछला क्वेश्चन की तरह ही कि W1 जो है सो W2 के इक्वल है, W2 जो है सो W3 के इक्वल है और W3 जो है सो W4 के इक्वल है। ठीक है, तो इससे हमें कंडीशन निकालना है। W1 और W2 दोनों सेम है, Q1 माइनस Q2, Q2 माइनस Q3, W2 है Q2 माइनस Q3, इधर
इधर है Q2 माइनस Q3 और W3 है Q3 माइनस Q4 और यहाँ पर लास्ट में Q3 माइनस Q4 W3 और W4 जो है W4 कहाँ से आ गया, W1 होगा ना ये, W1 इजकल टू W2, W2 इजकल टू W3 और W3 इजकल टू W1, 3 तो W है ही, 3 तो इंजन ही है, तो ये 1 वाला आ गया, 1 में है Q1 माइनस Q2। ठीक है, अब यहां से देखिए ये माइनस Q2 है प्लस Q2 है, इसको यदि हम इधर ले चलते हैं तो 2Q2 इजकल टू Q1 प्लस Q3, तो Q2 कितना आया, Q1 प्लस Q3 बाई 2 आया। यहां पर भी वही है, इसको इधर ले गए तो 2 तो Q3 हो गया और इसको इधर ले गए तो Q2 प्लस Q4 हो गया, तो Q3 कितना आया, Q2 प्लस Q4 बाई 2। यहां पर तो बिल्कुल अलग है, यहां बिल्कुल अलग है। ठीक है, इसको रहने देते हैं। अब क्या करते हैं, अब करते ये हैं कि देखिए टेम्परेचर से रिलेट करना है। अभी तक हम जो बातें कर रहे थे, शुरू स्टार्ट किया हमने वर्क डन से, वर्क डन को कन्वर्ट कर दिया हीट में। अब इस हीट को हमें रिलेट करना है टेम्परेचर के साथ में, और टेम्परेचर जो T1 T2 T3 लिया है, ये कार्नोट साइकिल है, एक साइकिल ये कंप्लीट किया, राइट, ये दूसरा साइकिल कंप्लीट करता है, और ये इंजन है तो एक तीसरा साइकिल कंप्लीट करता है, कार्नोट साइकिल कंप्लीट करता है। साइकिल है जहां से स्टार्ट किया था वहीं पर वापस आया, और ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। कार्नोट इंजन एक थ्योरेटिकल है, पूरा हाइपोथेटिकल, और एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। एक्चुअल लाइफ में रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं मिलेगा, और इस वजह से चूंकि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, इसमें जो चेंज हुआ इंट्रोपी का वो 0 होता है। तो यहाँ पे इंट्रोपी कितना है, Q1 बाई T1, और यहाँ पे इंट्रोपी ये हीट चला गया Q2 बाई ये T1 है T2, इतना चेंज हुआ इंट्रोपी में, वो 0 है। तो कहने का मतलब है Q1 बाई T1 इक्वल टू Q2 बाई T2। सेम लॉजिक से यहाँ पर आ जाएगा Q2 बाई T2 इक्वल टू Q3 बाई T3, और सेम यहाँ पर आ जाएगा Q3 बाई T3 इक्वल टू Q4 बाई T4। बस यही लॉजिक से, क्योंकि ये कार्नोट साइकिल इंजन है, तो कार्नोट इंजन तो एक साइकिल से बनता है, वो साइकिल में जो इंट्रोपी का चेंज होता है वो 0 होता है, और वजह क्योंकि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, और रिवर्सिबल प्रोसेस में चेंज जो है 0 होता है। एक साइकिल में केवल प्रोसेस में 0 नहीं होता। यदि यहाँ से हमने स्टार्ट किया, मान लीजिए यहाँ से खाली हमने स्टार्ट किया, इधर गए, तो इसमें कुछ चेंज होगा, लेकिन हम ऐसे घूम फिर के फिर यहीं पर आ जाते हैं। और यदि रिवर्सिबल प्रोसेस है तब इसमें चेंज नहीं होगा, यदि रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है तो चेंज होगा, और कार्नोट इंजन में सभी रिवर्सिबल प्रोसेस है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास एक कंडीशन है कि ये Q1 बाई T1, बस यहाँ से आपको देखना है कि जो हीट यहाँ से लिया गया है जिस टेम्परेचर से, या दिया गया जिस टेम्परेचर पर, उसका रेशियो सेम होता है, Q2 बाई T2, Q3 बाई T3, Q4 बाई T4, सब बराबर है। हम मान लेते हैं बराबर किसके है, कोई चीज नंबर के है, K के इक्वल है। तो यहाँ से आप देखिए ये क्या देता है, यहाँ पर क्या देता है, Q2 जो है, Q2 की जगह पे क्या लिखें, K टाइम्स T2, K टाइम्स T2। Q1 की जगह पे क्या लिखें, K टाइम्स T1, और ये Q3 की जगह पे K टाइम्स 3 तो फाइनली हमें क्या मिल गया, T2 इक्वल टू T1 प्लस T3 बाई 2, ये T2 का वैल्यू मिल गया। यहाँ पर ऐसे T3 का वैल्यू निकल जाएगा, Q3 की जगह पर लिख सकते हैं K टाइम्स T3, और ये हो गया K टाइम्स T2 प्लस K टाइम्स T4 बाई 2। तो फाइनली हमें T3 पता चल गया, T2 प्लस T4 बाई 2। यहाँ पर देखें Q3 की जगह पे क्या लिखेंगे, K T3, K T4, K T1 माइनस K T2, तो T3 माइनस T4 इज इक्वल टू T1 माइनस T2। इतने सारे इक्वेशंस हमारे पास हैं। अब देखिए क्या है, हमें जो फाइनली पूछा है वो क्या पूछा है, T2 और T3 का सम और डिफरेंस पूछा है, तो हम दोनों को निकाल कर देख लेते हैं।
पहले सम को निकालते हैं और उसके बाद में डिफरेंस को निकालेंगे। इधर देखते हैं कौन सा ये आता है। सम जो है T2 और T3 को ऐड करें, ये T2 है, T3 है, ये T2 है, दोनों को ऐड करते हैं। कितना आया इधर T1 प्लस T3/2 और इधर है T2 प्लस T4/2, मतलब T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4/2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए अपना, 2T2 प्लस 2T3 इजकल टू T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, एक तो T2 T3 यहाँ से चला जाएगा, इसके पास 2 ठो इधर है, T2 T3 एक ठो है, इसके पास 2 ठो है, तो उसको यदि हम लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो ये बच जाएगा अकेला T2 प्लस T3 और इधर बचेगा ये T1 और T4। तो T2 T3 जो है सो T1 T4 है, T1 प्लस T4 है क्या। T1 T4 को 2 से डिवाइड किया, यहाँ 3 से डिवाइड किया, तो ये दोनों ही गलत हो गया। एक्चुअली ये बिना डिवीजन का है, ये भी गलत, ये भी गलत। डिफरेंस में देखते हैं, ठीक है, डिफरेंस में देखते हैं। T2 माइनस T3, यहाँ पर आ गया T1 प्लस T3/2, ये T1 का वैल्यू है, T2 का वैल्यू है, और माइनस T3 की वैल्यू है यहाँ पर T2 प्लस T4/2। ये हो गया 2T2 माइनस 2T3, 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिए, इधर कितना आया T1 प्लस T3 माइनस T2 माइनस T4। सब T2 को देखते हैं, ये देखिए T2 जो है सो 3 ठो T2 हो गया। T3 को देखते हैं, इधर प्लस में है, उधर माइनस में आ गया, 3T3 आ गया, बच गया T1 माइनस T4। दोनों में 3 कॉमन है, कॉमन करके उस साइड ले गए, T1 माइनस T4/3। ये आपका यहाँ पर आया, देखिए सही है नहीं। डिफरेंस बिटवीन 2 and 3 के टेम्परेचर जो है वो T1 माइनस T4 का 1/3, ऑप्शन नंबर 4 सही हुआ। ये गलत हो गया, ऑप्शन नंबर 4 सही हुआ। तो ये आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें एक ब्लॉक है जो कि इंक्लाइंड प्लेन पर रखा हुआ है। इस इंक्लाइंड प्लेन का एंगल जो है 30 डिग्री दिया हुआ है। ये स्मूथ सरफेस है और इसका मास जो है वो 2 kg दिया हुआ है। ये हाइट 5 मीटर दिया हुआ है और ये स्मूथ सरफेस है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, और ये नॉन फ्रिक्शन यहाँ तक है। उसके बाद में एक दूसरा ब्लॉक B जिसका मास सेम है M 2 kg, वो भी दिया हुआ है, और उसके बाद में इधर फ्रिक्शन स्टार्ट होता है और इसका वैल्यू है 0.2। ये L का वैल्यू 25 मीटर है और ये स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है। क्वेश्चन है कि ये जब यहाँ से स्टार्ट किया 0 स्पीड से, तो ये जो स्प्रिंग है इसमें मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा। तो इसमें कंप्रेशन होगा कैसे आखिर। ये ब्लॉक A चलेगा, B के साथ में कोलिजन होगा। ये कोलिजन इलास्टिक है और दोनों का मास चूंकि सेम है तो ये दोनों एक दूसरे का मास एक्सचेंज कर लेंगे। ये अभी रुका हुआ है और इसका अपना कुछ मास स्पीड होगा। जो स्पीड A का यहाँ पर है वो हो जाएगा B का, और A आके इसके जगह पर रुक जाएगा। तो कहने का ये मतलब है कि B रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों का मास सेम है और दोनों वेलोसिटी एक्सचेंज कर लेगा ड्यू टू इलास्टिक कोलिजन। क्वेश्चन में B रखते नहीं रखते तो भी एक ही बात होता है, कॉम्प्रेशन उतना ही होता, मैक्सिमम कॉम्प्रेशन उतना ही होता। तो इसको हम कैसे बनाएं, मान लेते हैं कि इसमें जो कॉम्प्रेशन है वो x है, ये यहाँ तक इसका नेचुरल लेंथ है, ये x कॉम्प्रेस्ड हो गया। तो इसको हम वर्क एनर्जी थ्योरम से बना सकते हैं, बिना वर्क एनर्जी थ्योरम के भी बना सकते हैं, लेकिन इम्प्लिसिटली वहाँ पर भी आप वर्क एनर्जी थ्योरम ही लगा रहे हैं। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट जो है सो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, वो कहता है कि जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेस काम कर रहे हैं वो चेंज करेगा काइनेटिक एनर्जी में। सो ये डेल्टा टी काइनेटिक एनर्जी में चेंज है, मतलब कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ये टी हम फॉर काइनेटिक एनर्जी लिखे हैं, ये टेम्परेचर नहीं समझे। तो यहाँ पर इनिशियली क्या है इसका काइनेटिक एनर्जी 0, और बाद में क्या है मैक्सिमम कंप्रेशन के समय भी इसका स्पीड जो है ब्लॉक का यहाँ पर 0 हो जाएगा, तभी मैक्सिमम कंप्रेशन है। यदि 0 नहीं हुआ तो कंप्रेशन और होगा, तो फाइनल में भी 0 है।
तो कहने का मतलब है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 है और वर्क डन हुआ है यहाँ पर कितने एक्सटर्नल फोर्सेस से, कितने तरह के फोर्सेस लग रहे हैं। एक फोर्सेस तो ग्रेविटी लग रहा है, दूसरा फोर्सेस ये फ्रिक्शन लगा रहा है, और कोई फोर्सेस है, और कोई फोर्सेस नहीं है। फ्रिक्शन फोर्सेस यहाँ से स्टार्ट होता है। हाँ, एक और है, स्प्रिंग भी एक फोर्स लगाएगा, जब उसे कंप्रेस करने जाएंगे तो ये इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा, तो वो स्प्रिंग फोर्स भी काम करेगा। तो ये तीनों फोर्सेस जो है काम करेंगे और तीनों का सम जो है सो 0 होगा। तो ग्रेविटी देखिए कितना फोर्स काम कर रहा है, ग्रेविटी लग रहा है किधर, नीचे, ग्रेविटी फोर्स नीचे लग रहा है और नीचे में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, h, या फिर इसका कंपोनेंट इधर लेके हम चल सकते हैं mg, इधर कंपोनेंट हुआ इसका साइन थीटा, mg साइन थीटा टाइम्स s, ये s कहें तो भी उतना ही आएगा। आप देखिए इसको निकालने के लिए यहाँ पर निकाल देते हैं, या तो आप सीधे कहिए mgh प्लस में, क्योंकि ये नीचे दोनों का डायरेक्शन सेम है, या फिर इसको ऐसे कर सकते हैं कि इधर ये जो है सो s डिस्प्लेसमेंट चला है, ये एंगल थीटा है, तो ये h कितना हो गया, h हो गया ऐसे निकालिए, mg का कंपोनेंट इधर कितना हुआ, ये mg इधर है तो इसका कंपोनेंट इधर हो गया mg साइन थीटा, ये थीटा है 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो ये जो फोर्स है इसका कंपोनेंट mg टाइम्स कोसाइन और एडजेसेंट एंगल, ये 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, इतना फोर्स लगा और डिस्प्लेसमेंट s है, mg s साइन थीटा h होता है, तो कैसे भी ले लें mg h आता है, mg h और भी प्लस, ठीक है। फ्रिक्शन जो काम कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है और चल रहा है राइट साइड में, यहाँ पर राइट साइड में चल रहा है और ये फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा है, तो ये नेगेटिव लिखेंगे इसके लिए। कितना फोर्स लग रहा है, पहले फ्रिक्शन फोर्स है कितना, वो म्यू mg है, इस पर जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है ये n है, ये mg नीचे है, तो फ्रिक्शन फोर्स म्यू n होता है, म्यू n, तो म्यू mg हो गया, n इक्वल टू mg होना होगा क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है। ये तो फोर्स हुआ और डिस्प्लेसमेंट कितना है, यहाँ से यहाँ तक हुआ L और आगे x, L प्लस x, ये हो गया वर्क डन बाय फ्रिक्शन। और तीसरा है स्प्रिंग, स्प्रिंग जो वर्क करेगा वो वेरिएबल फोर्स है, स्प्रिंग जो भी फोर्स करेगा काम करेगा वो जो है स्प्रिंग के ऊपर में देख लीजिए स्प्रिंग कितना काम करता है, ये है स्प्रिंग, थोड़ा सा यहाँ पर डिस्प्लेस हो गया, मान लीजिए यहाँ तक आ गया, तो थोड़ा सा उसमें इतना जो है सो इसका कंप्रेशन है, तो फोर्स इधर लगेगा, फोर्स लेफ्ट में लग रहा है, जा रहा राइट में, तो स्प्रिंग जो काम कर रहा है वो भी निगेटिव है, तो इसको निगेटिव लिखते हैं, स्प्रिंग जो काम कर रहा है वो निगेटिव है। और कितना काम कर रहा है, जब इसका डिस्प्लेसमेंट x है, ये कंप्रेशन x है, तब उतना फोर्स लगा और ये थोड़ा सा और डिस्प्लेसमेंट कीजिए, इतना फोर्स लगा। इसको इंटीग्रेट करना होगा 0 से लेकर जहाँ तक मैक्सिमम कंप्रेशन हुआ है और सब मिला के 0 है, तो ये हो गया mgh माइनस ये हो गया म्यू mg l प्लस x, और ये हो गया कितना k हो गया, तो ये हो गया हाफ k x नॉट स्क्वायर। यदि इसको x नॉट बोल रहे हैं तो इसको भी x नॉट कहना पड़ेगा, इसको भी x नॉट कहना पड़ेगा। बस इसको सॉल्व कीजिए और आपका आंसर है। m का वैल्यू रखते हैं, m कितना है 5 g, h कितना है ये भी 5 है, माइनस म्यू है 0.2, m है 5, g को 0 भी लिखते हैं, इसको ब्रेकअप कर लेते हैं, l को जो है 25 यहाँ लिखते हैं और x नॉट आपकी लिख लेंगे 0.25 g, इतना वैल्यू हुआ टाइम्स x नॉट माइनस हाफ k x नॉट स्क्वायर इक्वल टू 0। ये कितना हो गया, ये हो गया 25 g, ये कितना हो गया, ये हो गया 25 g, और ये दोनों को उधर ले चलते हैं, एक हो गया कितना हो गया, ये 1 g x नॉट और ये हो गया हाफ के x नॉट स्क्वायर, लेफ्ट साइड में 0 और इधर x नॉट को कॉमन कर सकते हैं, g माइनस हाफ के x नॉट, ये प्लस होगा ना, दोनों माइनस था इधर, ये भी माइनस तो प्लस होगा। तो यहां से हमें क्या मिला, x नॉट का वैल्यू मिला
एक्स नॉट का वैल्यू जो है सो 0 है, एक यहाँ से, और दूसरा यहाँ से वो वैल्यू है -2g/k। तो माइनस को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि माइनस का मतलब है एक्सटेंशन, कॉम्प्रेशन नहीं एक्सटेंशन। तो वापस जब आएगा तब की बातें कर रहे हैं, और हमसे कॉम्प्रेशन पूछा गया है, तो उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो हो गया 0, और यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। आप चाहते तो इसे ऐसे भी देख सकते थे। पहले देख लीजिए कि जो इसके पास एनर्जी है वो कहाँ कहाँ खर्चा हो रहा है। कुछ फ्रिक्शन खर्चा करेगा और जो बचेगा वो उसका, यहाँ पर जो दूसरा तरीका बिना वर्क एनर्जी थ्योरम का हम जो बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए एनर्जी कितना है इसके पास, mgh, ये है पोटेंशियल एनर्जी, और वो कितना है, m है 5, g है g और h है 5, 25g है। फ्रिक्शन ने यही एनर्जी जो है सो खर्चा हो फ्रिक्शन कर रहा है, तो वर्क जो फ्रिक्शन कर रहा है वो कितना हो गया, -μmg। यहाँ तक के लिए केवल बात करते हैं L, ये -0.2 mg m5g L25, ये हो गया 1 -25g। जितना इसके पास एनर्जी था वो सारा का सारा फ्रिक्शन ने खर्च कर दिया यहाँ तक आते आते, तो आगे कॉम्प्रेशन क्या होगा, 0। ऐसे भी बना सकते थे। तो ये था क्वेश्चन 5। बाकी सारे सेट्स का भी सॉल्यूशंस आते रहेंगे। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। यदि कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो, तो आप इसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और वीडियो को लाइक कीजिए यदि आपको पसंद आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।